पदार्थ की संरचना। पदार्थ या द्रव्य ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, जो बल लगाया जिस पर बल लगाया जा सकता हो, प्रतिरोध उत्पन्न करता हो, जिसमें जड़त्व का गुण भी हो, वह पदार्थ कहलाता है। उदाहरण लोहा, पानी, हवा आदि। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर। रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है और शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस होती है। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करना पदार्थ की अवस्थाएं कहलाता है। मूलतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। और उपरोक्त तीन मूल अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा या जो गैसीय रूप में होती है, तथा परमाणु आयनित में रूप में होती है। इसका वर्णन सर्वप्रथम 1920 में लेम्यूर ने किया था। बोस आइंस्टीन का संघनित बोसान फोटॉन की तनु गैस की परम शून्य 0 या -273 तक ठंडा किया जाता है। इस अवस्था की भविष्यवाणी 1924 से 25 में सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ठोसों के लिए अंतराणविक बल अणुओं के बीच पृथक्करण बल से बहुत अधिक होता है। द्रवों के लिए अंतराणविक बल अणुओं के बीच पृथक्करण बल से थोड़ा अधिक होता है। गैसों के लिए अंतराणविक बल अणुओं के बीच पृथक्करण बल से कम होता है। रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ होते हैं वे पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या एक ही प्रकार के अणुओं से बनते हैं, या ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व होते हैं और मिश्रण होते हैं। तो तत्व में सबसे पहले तत्व वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसे किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म भागों में विभाजित किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। उदाहरण एल्युमिनियम, लोहा आदि। धातुएं वे पदार्थ हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। वे विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनमें चमक होती है। इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, अर्थात ये आघातवर्धनी मैलेबल होती हैं। इनकी तारें वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, अर्थात ये तत्व डक्टाइल होते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम, लोहा, जिंक आदि। ये समानांतर ठोस होते हैं, परंतु वह पारा Hg एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ध्यान रहे कि गैलीलियम धातु समानांतर ठोस होती है, परंतु कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान पर वह द्रव अवस्था में होती है। उदाहरण अधातुएं वे पदार्थ जो ऋणायन की प्रवृत्ति रखते हैं, और इनमें हो गया जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। उपधातुएं वे पदार्थ जो धातुएं और अधातुएं दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, अधातुएं कहलाती हैं। यौगिक जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु इस रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ते हैं तो यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिकों में विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जब यौगिक का निर्माण होता है तो इनके गुण उन तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं जिससे इनका निर्माण होता है। किसी यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण मीथेन का निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं से होता है। इसके अवयव C तथा H को भौतिक क्रियाओं द्वारा पृथक करना असंभव है, तथा मीथेन के गुण कार्बन तथा हाइड्रोजन से अलग होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण में उसके अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। इसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उदाहरण पानी तथा नमक का घोल तथा मिश्र धातुएं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन अलग होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें अवयवी पदार्थों को देखा जा सकता है। उदाहरण रेत एवं जल का मिश्रण, तेल एवं जल का मिश्रण आदि। क्रिस्टलीकरण इस प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक मिश्रणों के अवयवों को पृथक एवं शुद्ध किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कम क्वथनांक एवं अधिक वाष्पशीलता वाला विलायक अशुद्ध मिश्रण में मिलाया जाता है तथा गर्म किया जाता है। इसके बाद संपूर्ण बेलन को छानकर ठंडा कर लिया जाता है, जिससे शुद्ध
पदार्थ क्रिस्टलों के रूप में अलग हो जाता है तथा अशुद्धियाँ विलयन में घुली जाती हैं। तत्पश्चात क्रिस्टलों को सुखाकर अलग अलग कर लेते हैं। उदाहरण: समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करना, आसवन। इस प्रक्रिया से द्रवों के ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसके अवयवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को गर्म करके दोनों द्रवों को वाष्पीकृत किया जाता है तथा फिर अलग अलग स्थानों पर ठंडा करके लिया जाता है। इस आसवन प्रकार निम्न प्रकार का होता है: साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन। साधारण आसवन में 50 डिग्री का अंतर होता है, जो दोनों द्रवों का अंतर रहेगा। यदि यह अंतर 80 डिग्री से कम है तो जल उष्मक तथा 80 डिग्री से अधिक है तो तेल या बालू उष्मक का प्रयोग करते हैं। मतलब 50 से कम है तो साधारण, 80 से कम है तो जल उष्मक और 80 से ज़्यादा है तो बालू उष्मक का प्रयोग करेंगे। प्रभाजी आसवन: यह विधि तब काम आती है जब दोनों द्रव्यों के क्वथनांकों में 50 डिग्री से कम का अंतर हो। इस प्रक्रिया में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेफ्था आदि व कच्चे तेलों का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। यह प्रक्रिया ऐसे मिश्रण को पृथक्करण किया जाता है जिसमें एक अवयव ऊर्ध्वपाती होता है। ज्ञात हो कि पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर ठोस अवस्था से वाष्प में बदल देते हैं ऊर्ध्वपाती कहलाता है। निस्पंदन: किसी पदार्थ आदि से मातृ द्रव में अवक्षेपों को अलग करना निस्पंदन कहलाता है। वाटमैन फिल्टर प्रयोग का गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। निस्पंदन द्वारा ही भूगर्भ जल विभिन्न पृथ्वी की परतों से प्राप्त होता है। वर्णलेखन, क्रोमैटोग्राफी: यह प्रक्रिया विभेदी अभिगमन सिद्धांत पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया उन मिश्रणों के लिए प्रयुक्त होती है जिसके अवयवों की अवशोषण क्षमताएं अलग है। यह अवशोषण विभिन्न दूरियों पर स्थित होता है। इस विधि में दो प्रावस्थाएं होती है: स्थिर तापमान स्थिर तथा गतिमान पर। विलयन, अगला टॉपिक विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, जैसे नींबू पानी, सोडा वाटर आदि। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। इसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। विलयन का घटक जो विलायक में घुला रहता है उसे विलेय कहते हैं। इसकी मात्रा कम होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम चीनी का शरबत ले तो चीनी के शरबत में पानी, चीनी और दोनों जब घुल जाते हैं तो ये बन जाता है शरबत। तो यहाँ पे जो चीनी है वो विलेय है और जो पानी है वो विलायक है और जो दोनों का शरबत बना वो विलयन है। विलयन के गुण: विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण कम व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से देख नहीं पाते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयनों के प्रकार: विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर इन्हें तनु, सांद्र, संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। संतृप्त विलयन: संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। असंतृप्त विलयन: यह वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यकता मात्रा से कम होती है। अतः असंतृप्त विलयन में और अधिक विलेय मिलाने से वह तब तक घुलता जाता है जब तक वह विलयन संतृप्त न हो जाए। निलंबन: विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वह निलंबन कहलाता है। विषमांगी द्रव जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वह निलंबन कहलाता है। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं, यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी तथा बालू के कणों को जल में हिलाने पर निलंबन प्राप्त होता है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानना विधि द्वारा निलंबित कणों को विलयन से अलग कर लिया जाता है। निलंबन में विलायक कणों का आकार लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोटि का होता है। यह विलेय कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर की कोटि का होता है। कोलाइड या कोलाइडियल विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, इसलिए
इसमें निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। वास्तविकता में यह एक विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध, स्याही, रक्त, जेली, गोंद, पनीर, कोहरा आदि। ये सब कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। यह व्यास में 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁷ मीटर के बीच होता है। सामान्यतः कोलाइड के कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं। कुछ समय रखने पर कोलाइड के कण पृथक नहीं होते। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए फिल्टर विधि द्वारा कोलाइड को पृथक नहीं किया जा सकता। इनके कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इस प्रकाश की किरणों का फैलना या टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसे प्रकाश किरणों का फैलना या टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइड विलयनों के मिश्रणों को छानना विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। कोलाइडों के प्रकार। द्रव गैस रहेगा तो एरोसॉल बनेगा, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस रहेगा तो एरोसॉल बनेगा, धुआं, स्वचालित वाहनों का निथार आदि। गैस द्रव रहेगा तो फोम बनेगा, जैसे शेविंग क्रीम। द्रव रहेगा तो इमल्सन बनेगा, जैसे दूध, फेस क्रीम। और ठोस द्रव रहेगा तो ये बनेगा सोल, जैसे मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़ आदि। गैस ठोस रहेगा तो फोम बनेगा, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमियस आदि। द्रव ठोस रहेगा तो जेल बनेगा, जैसे जेली, पनीर, मक्खन आदि। ठोस रहेगा तो ठोस सॉल बनेगा, रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच आदि। टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण यह हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हमें टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। कॉपर सल्फेट का टिंडल प्रभाव नहीं होता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जब एक घने जंगल में आच्छादित सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जंगल में कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। धातुओं तथा अधातुओं के गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धीन धातुएं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड उदाहरण। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कौन से? ऐसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातुओं की प्राप्ति। भूपर्वतीय धातुओं का मुख्य स्रोत ये सब हो गया। धातुओं का निष्कर्षण, आयोजकों का सिनाबार, HGS मरकरी पारद का उदाहरण है। वायु में गर्म करने पर सबसे अधिक मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। 2HGS + 3O2। जब इसको गर्म करेंगे तो 2HGO +
2SO2 बनाएगा, और 2HGO को अगर फिर से गर्म करेंगे तो ये बनेगा मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से C2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसका अयस्क से अलग किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य धातुओं का निष्कर्षण। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसमें लोहा 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 8% तथा कार्बन होता है। इसके प्रमुख लक्षण जंग लगने के लिए प्रतिरोधक, अर्थात इस पर जंग नहीं लगता है, घरेलू बर्तन, सजावटी धातुएं आदि करने में होता है। निकिल इस्पात, इसमें फेरस 96% होता है और निकिल 2 से 4% होता है। कठोर, प्रत्यास्थ, जंग प्रतिरोधक होता है। केबल, गियर शिफ्ट, ऑटोमोबाइल तथा वायुयान के भाग बनाने में लगते हैं। मैग्नीज स्टील, Fe इसमें होता है 86% और मैग्नीज होता है 13% तथा कार्बन होता है। अत्यंत कठोर, मजबूत, घिसाव प्रतिरोधक होता है। चट्टान में छेद करने की ड्रिल मशीन, आर्मर प्लेट, तिजोरी तथा रेलगाड़ी की पटरी बनाने में होता है। इनवार, फेरस 64%, निकिल 36%। कम प्रसार गुणांक, कलाई, घड़ी के पेंडुलम, मीटर स्केल बनाने में। क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS होता है, जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 से समानता रखता है। क्षार धातुओं की सभी यौगिकों में H2 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आ गया है क्या? शक्कर का घुलना, कांच का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो गया? जंग का लगना वगैरह रासायनिक परिवर्तन हो गए। और रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये 3 नियम है। तो पहला इसमें है इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही ह्रास होता है या तो विनाश होता है। इस नियम के प्रतिपादक लेवासिये थे। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है। इस नियम के प्रतिपादक प्राउस्ट थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम के अतिरिक्त रासायनिक संयोग से संबंधित एक और नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग कर दो या दो से अधिक तत्व यौगिक बनाते हैं तो इनमें से एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के भार के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। तत्वों के प्रतीक, ये सारी चीज़ों के, जैसे नाइट्रोजन का हो जाएगा N, प्लूटोनियम का हो जाएगा Pu, हाइड्रोजन का H। यौगिकों के रासायनिक गुण, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, जैसे हो जाएगा संरचना सूत्र और अणु सूत्र, ये 3 हो गए। संयोजकता उसकी क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वो उसका संयोजकता हो जाएगी। और तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता हो जाएगी। उसके बाद परमाणु भार, तुल्यांकी भार या तथा संयोजकता में संबंध। तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित एक संख्या है। किसी तत्व के परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में निम्नलिखित संबंध होता है। परमाणु भार तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। वाष्प घनत्व, किसी गैस का वाष्प घनत्व तथा संख्या है जिसे ज्ञात करना होता है कि किसी गैस के वाष्प समान ताप व दाब पर समान तापमान में हाइड्रोजन गैस कितने गुना है। तो वाष्प घनत्व बराबर गैस के किसी आयतन का भार बटे उसी ताप दाब पर समान आयतन वाली हाइड्रोजन का भार। वाष्प घनत्व बराबर 1/2 गुणे अणुभार होता है। रासायनिक समीकरण ये हो गया। इसमें उत्पाद और अभिकारक को, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, ये रासायनिक समीकरण रहेगा। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अपक्रिया जैसे C+O2 CO2 बना देगा। ये C यहाँ पे उदाहरण लिया है। कैल्शियम
ऑक्साइड प्लस H2O, तो ये बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वियोजन अपक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो यहाँ पे बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। विस्थापन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु यौगिक से हटकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो विस्थापन हो जाएगा। जैसे फेरस कॉपर सल्फेट की जगह ले लेता है तो फेरस उपापचयन। Cu प्लस H2, ये स्थान चेंज कर दिया तो Cu प्लस H2O बन गया। उदासीनीकरण न्यूट्रल, NaOH प्लस HCl NaCl H2 हो गया। हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, हाइड्रोजनीकरण में क्या होता जा रहा है कि Na2CO3 प्लस 2H2O, तो यहाँ से ये H2CO3 प्लस 2 Na प्लस 2 OH माइनस हो गया। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण में NaOH निकल जाएगा। उत्क्रमणीय अपक्रिया जो दोनों साइड से हो सकती है, जैसे Fe प्लस 4H2O रिवर्सिबल, Fe 3O4 प्लस 4H2। धातुओं का संक्षारण, लोहे में जंग लगना, जंग का सूत्र होता है क्या, Fe2O3। लोहे की सतह पॉलिश द्वारा या खुले ट्रेन के रोक सकते हैं। परमाणु की संरचना भाग है। गैल्वनीकरण में क्या होता है, यह इसके पहले गैल्वनीकरण वह क्रिया जिसमें लोहे की खुली सतह पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वनीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाएगी। जिंक भी हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। यह भी धातु संक्षारण का एक उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड की एक परत कठोर व ऑक्सीजन से अक्रियाशील होती है, अतः यह जिंक व लोहे दोनों को संक्षारित होने से बचाती है। धब्बा रहित स्टील बनाकर जब लोहे में निकिल Ni व क्रोमियम धातु मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है जिससे इस पर जंग नहीं लगती। परमाणु की संरचना, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, जबकि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, जैसे कि दो ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। परमाणुओं के मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समस्थानिक, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हो, समान परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3, जिसको हम क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम कहते हैं। समभारिक, तत्वों के ऐसे परमाणु भार जिनका परमाणु क्रमांक असमान तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे 18Ar40, 20Ca40, तो यहाँ पे ये 40 समान है तो ये भार समान है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समभारिक बोल देंगे। समन्यूट्रिक, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहते हैं। 5B12, 6C13 सब न्यूट्रॉनिक हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, कार्बन 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, AMU कहते हैं। ज्ञात हो कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या वह बताती है कि तत्व का परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें हिस्से से कितने गुना भारी है। अवोगाद्रो संख्या 6.03 × 1023 होती है, इसे ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। परमाणु मॉडल, वर्ष 1803 में जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु एक अविभाजित कण है, किंतु बाद में मॉडलों से सिद्ध हो गया कि परमाणु विभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक मूल कणों से बना है। रदरफोर्ड का मॉडल, वर्ष 1911 में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तथा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं तथा परमाणु का समस्त भार भी यहीं केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, यही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अणुओं की
तुलना में परमाणु का आकार छोटा होता है। ज्ञात हो कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया था, इसलिए क्योंकि सर्वाधिक आघातवर्धनी होती है। इस मॉडल का दोष यह रहा कि मॉडल इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि जब कोई आवेशित कण वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करते हुए ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो ऊर्जा कम होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर नष्ट क्यों नहीं होता। इस स्थिति में परमाणु अस्थायी हो जाना चाहिए, परंतु यह स्थायी होता है। बोर का परमाणु मॉडल। वर्ष 1913 में नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में बिना ऊर्जा त्यागे गोलाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है और तथा इन्हीं ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इस स्थिति में नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच तथा नाभिक की ओर लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बाहर की ओर लगने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा डाले गए घूर्णन के अपकेंद्रण के बल के बराबर होता है। mv² बराबर ZE² अपान R। आर त्रिज्या की कक्षा में घूमते यम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr, h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर nh/2π, जहाँ n = 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों को k, l, m, n आदि से प्रदर्शित करते हैं। जिस कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होती है उसकी ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है। बोर के अनुसार उच्च ऊर्जा तल में निम्न ऊर्जा तल के संक्रमण पर एक स्पेक्ट्रमी रेखा बनती है, जबकि यह रेखा कई बार पास पास सटी हुई रेखाओं का समुच्चय भी होती है। बोर की परमाणु त्रिज्या की गणना करने का सूत्र R बराबर 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम है। बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 2.188 × Z/n सेंटीमीटर/सेकंड होता है। बोर की ऊर्जा का परिक्रमण En बराबर 2π² m/z² e⁴ n² है। रिडबर्ग का सूत्र है v बार बराबर R ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², जहाँ R बराबर 109678 प्रति सेमी है। इस मॉडल में निम्न दोष थे। यह बहुइलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। यह मॉडल चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन, जीमन प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को समझा नहीं पाया। यह परमाणुओं को रासायनिक बंधों द्वारा अणु निर्माण करना भी नहीं सिखा पाया। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की तुलना में क्रिसमस पुडिंग से इसकी तुलना की। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का एक स्थान पर निर्धारण कर पाना असंभव है, तो ΔX × ΔP बराबर h/4π। श्रोडिंजर का तरंग समीकरण Δ² ψ/ΔX² पर प्लस Δψ/Δy² प्लस Δψ/Δz² प्लस 8π²m/h² ब्रैकेट में E - V psi = 0। क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्याएं। इससे परमाणु के आकार तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर का ज्ञान होता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यह पूर्णांक होती है। n बराबर 1, 2, 3 ऐसे होती है। दिगांशी, जिसको एजीमुथल कहते हैं, यह कक्षक की आकृति को दर्शाता है। n के किसी मान के लिए l के मान 0 से l से n-1 तक होता है। n बराबर 1, l बराबर 0, l बराबर 2, l बराबर 0, 1। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं यह इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती हैं। l के किसी भी मान के लिए m का मान -l से +l तक होता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। l बराबर 1, m बराबर, अगर l बराबर 1 है तो m का मान हो जाएगा -1, 0, +1। अगर l बराबर 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्याएं क्या हो जाएंगी? चक्रण क्वांटम संख्याएं या +1 और -1 होती है। सीधा रहेगा तो +1 और उल्टा रहेगा तो -1। बोरबरी योजना 1921 में बोर तथा बरी ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, अर्थात
अर्थात प्रथम कक्ष n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 होगी। बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्यतम से पहली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब बाह्यतम पहली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो। अफबाउ का नियम, इसके अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, अर्थात निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर। तो 1s 2s ऐसे लिख दिया, इसके बाद ये ऐसे, तो इनका क्रम हो जाएगा 1s 2s 2p 2p 3s 3p 3s 3p 4s 4s 3d 4p 5s 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। पाउली का अपवर्जन नियम, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n या m का मान समान हो तो निश्चित ही s के मान में भिन्नता होगी। हुंड का नियम, इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। दूसरे शब्दों में किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्म तब तक नहीं होता जब तक इस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए p कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्रमशः इस प्रकार है। n+l का नियम, n+en रूल, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है जिसके लिए n+l का मान कम हो। यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है। रेडियोधर्मिता तथा रेडियोधर्मी तत्व, इस प्रकृति में अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसे रेडियोधर्मिता तथा ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। इन तत्वों से निकलने वाली अदृश्य किरणों का रेडियोधर्मी किरणें कहा जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम आदि। सन 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने फोटोग्राफिक फिल्म को काले पेपर में लपेट कर रख दिया। वहीं पास में यूरेनियम धातु का अयस्क रखा हुआ था। जब उन्होंने फिल्म को देखा तो खराब हो गया था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जरूर उस पदार्थ यूरेनियम से कोई विकिरण उत्सर्जित हुआ जिससे फोटोग्राफिक फिल्म प्रभावित हुई। इसके बाद हेनरी बैकरल ने मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने इस पर काफ़ी शोध कार्य किया और पाया कि यूरेनियम के अलावा ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनमें रेडियोधर्मिता पाई जाती है। वर्ष 1903 में बैकरल, मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस दर से किसी पदार्थ तथा नमूने के नाभिकों का क्षय होता है उसी पदार्थ की क्षय दर या सक्रियता दर कहते हैं। इसका मात्रक बेकुरल होता है। बेकुरल p बराबर 6 सेकेंड। इसके लिए बड़ी मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड है। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ सेकेंड या बेकुरल होता है। एक क्यूरी बराबर 3.62 गुणे 10⁻10 बेकुरल। कृत्रिम रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी तत्व को रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि से प्रहार किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, जो एक अस्थायी तत्व है, पर अल्फा कणों से प्रहार करने पर एक अस्थायी तथा रेडियो सक्रिय तत्व सिलिकॉन 14Si27 बनता है तथा न्यूट्रॉन 0n1 मुक्त होता है। फिर यह 4Si27 स्वतः परिवर्तित होकर स्थायी एल्युमिनियम में बदल जाता है। 12Mg24 + 2He4 gives 14Si27 + 0n1 gives 13Al27 + 1 इलेक्ट्रॉन। अर्ध आयु, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी समय विशेष पर उपस्थित परमाणुओं के आधे परमाणु जितने समय में विघटित हो जाते हैं उस समय
समय अवधि को उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। यह प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व के लिए अलग अलग व निश्चित फिक्स होता है। यह रेडियम की अर्ध वीके क्यूरम 1950 वर्ष, थोरियम के 1.4 × 1018 वर्ष व पोलोनियम की 1.0 × 10⁻⁴ सेकंड व यूरेनियम की 238 की 4.46 विलियम वर्ष होती है। औसत आयु T बराबर 1/λ होता है। औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध होता है। औसत आयु बराबर अर्ध आयु बटे 0.693। आइसोटोपिंग जैसे 6 कार्बन का हो गया 6 कार्बन 14 और 6 कार्बन 12। रेडियोधर्मी किरणें, अल्फा किरणें, इसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की तथा परमाणु भार में 4 की अंकों की कमी हो जाती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि अल्फा कण द्विआवेश युक्त हीलियम तथा इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी और अल्फा की हेनरी बेकरेल ने की थी। गामा किरणों की खोज क्यूरी दंपति ने की थी, मतलब क्यूरी ने की थी। अल्फा हेनरी बेकरेल, बीटा रदरफोर्ड और गामा क्यूरी। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 गिब्स 56 बेरियम 141 प्लस 36 Kr 92 प्लस 3 0 N1 प्लस ऊर्जा। नाभिकीय संलयन मतलब इसमें नाभिक का जुड़ना। E बराबर mc के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ये बदल जाती है। तो उदाहरण के लिए ये सारी चीज़ें हो गई। हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना है इसको। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4 प्रकार की। सिद्धांत डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके लिए? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसके अनुसार दोनों चीज़ें एक साथ समान हो ये संभव नहीं है। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर प्रक्रिया पथ का विचार प्रथम बार किसने प्रस्तुत किया था? बोर ने। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ बोर ने बताया था, बोहर मॉडल से। सहसंयोजक का अणु का एक उदाहरण है लेड ऑक्साइड। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन होगा 2 ग्राम होगा। रेडियो एक्टिविटी एवोगाड्रो के नियम से 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 हो जाएगा। तो 5 हाइड्रोजन गैसों में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार 1 + 1 बराबर 2 ग्राम हो जाएगा। इतना ही है इसमें। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकरेल ने किया था। किसी तत्व में परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन वे कण होते हैं जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्रम अभिविन्यास से होता है। ऐसे परमाणुओं को जिनमें
पर प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या समान होना चाहिए? प्रोटॉनों की संख्या समान। प्रोटॉन अगर फिक्स है और न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही तो उसको समस्थानिक कहेंगे। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन में की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद रह सकती है? 18। निम्न में कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मैडम क्यूरी। पानी के लटकते हुए कोलार्डी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकते हैं? स्कंदन से। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा। दूध निम्नलिखित में से का उदाहरण है? पायस का। धातुओं का पराशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? जॉन मेल्टिंग के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने तैयार किया था? जॉन डाल्टन ने। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंशिक आसवन का। आंशिक आसवन एसीटोन और मिथाइल क्लोराइड का, अल्कोहल का। ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन। इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? निस्तापन। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल का अवयव है? 1H2। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा। 128 ग्राम SO2 के में मूलों की संख्या होगी 2 मोल होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रश्नानुसार SO2 की मात्रा 128 ग्राम तथा SO2 के मोलर द्रव्यमान मात्रा 64 ग्राम है। तब SO2 के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी SO2 की मात्रा ग्राम में बटे SO2 की मोलर द्रव्यमान। तो 128 बटे 64 हो जाएगा, भाग देंगे 2 आ जाएगा। जंग लगना एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की गई परमाणु में नाभिक की निम्नलिखित में से कौन सी एक विषमांगी मिश्रण नहीं? हवा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? ग्लूकोज।